नमस्कार, खबरों की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के महासंग्राम से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के ठीक पहले हुई आखिरी चुनावी जंग में सत्तारूढ़ महायुति ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को शिकस्त दे दी है। राज्य विधान परिषद के लिए हुए चुनावों में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के गुटों वाली महायुति ने अपने सभी 9 के 9 उम्मीदवारों को जितवाने में कामयाबी पाई है। अब से कुछ देर पहले नतीजे आए हैं। आपको बता दें, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के गुटों वाली महाविकास आघाड़ी के 3 में से केवल 2 ही उम्मीदवार जीत पाए हैं और उनके तीसरे प्रत्याशी जो कि पीडब्ल्यूपी पार्टी के थे, जयंत पाटिल, वो चुनाव हार गए हैं। आज जो लोग महाराष्ट्र विधान परिषद के नए सदस्य बन गए हैं, उनका आपसे परिचय करा देते हैं। बीजेपी के ये आपके सामने आंकड़े हैं। 11 सीटें थी, 12 लोग जीतने थे, 9 और 2 का आंकड़ा गया। तो बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवार खड़ा किए, 5 के 5 जीत गए। सबसे पहले नाम आता है पंकजा मुंडे का, जो कि चुनाव जीत गई हैं। हाल ही में लोकसभा का चुनाव हारी थी, लेकिन आज सफलता मिली। अगला नाम है परिणय फुके, ये भी आज जीत गए हैं। अमित गोरखे आप भी विजेता हुए हैं। योगेश टिलेकर ये भी नए एमएलसी हैं और सदाभाऊ खोत ये भी बीजेपी के नए एमएलसी हो गए हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने 2 उम्मीदवार उतारे और दोनों के दोनों जीते, कृपाल तुमाने और भावना गवली। एनसीपी अजीत पवार ने 2 उम्मीदवार उतारे और 2 के 2 जीत गए, राजेश विटेकर और शिवाजी राव गर्जे। और यही सबसे बड़ा इसमें खबर थी। कांग्रेस का 1 उम्मीदवार था, प्रज्ञा साटव, जो कि राजीव साटव स्वर्गीय की धर्मपत्नी है, वो चुनाव जीत गई हैं। और शिवसेना यूबीटी का भी 1 उम्मीदवार था, वो भी मिलिंद नार्वेकर, वो भी अपना चुनाव जीत गए हैं। यानी जो बड़ी पार्टियां थी, उनमें जितने कैंडिडेट खड़े किए वो जीत गए। कहानी इसमें यह है कि एनसीपी शरद पवार ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और कहा था कि जो हमारा तीसरा उम्मीदवार है, जो कि पीडब्ल्यूपी पीजेंस वर्कर्स पार्टी का जयंत पाटिल, उसको हम समर्थन देंगे, हमारे अतिरिक्त वोट उसको जाएंगे। लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि हाल में हुए लोकसभा चुनावों के बाद जब ये लग रहा था कि महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं आज के एमएलसी चुनाव के परिणामों ने यह बता दिया कि सत्तारूढ़ बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन ने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है और प्रदर्शन में ऐसा सुधार किया कि शरद पवार को ही सबसे तगड़ा झटका दे दिया। क्योंकि शरद पवार ने ऐलान किया था कि जयंत पाटिल को हम चुनाव जिताएंगे, हम महायुति में सेंधमारी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा शरद पवार के घोषित समर्थित जयंत पाटिल ही चुनाव हार गए। हालांकि आपको बता दें, शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी अपना उम्मीदवार खुद नहीं उतार रही थी, इसीलिए उसने पीजेंट वर्कर पार्टी के पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल को समर्थन का ऐलान किया था, जो आज चुनाव हार गए हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर, जब तमाम विधायकों ने वोट डालने के बाद खुशी दिखाई। ये बीजेपी का खेमा है, आशीष शेलार इसमें दिखाई दे रहे हैं। महायुति की आज जीत हुई है। जाहिर है आज की कुछ खबर जो निकल कर आती है, जो माइन्यूट पॉइंट्स हैं, उस पर नजर डालते हैं। शरद पवार के समर्थन और कांग्रेस के पास अतिरिक्त वोट होने के बावजूद भी अजीत पवार ने अपने उम्मीदवार को चुनाव जितवा दिया। यह अजीत पवार के लिए बड़ी, एक कह सकते हैं कि मोराल बढ़ाने वाली विक्ट्री है। शुरुआती रिपोर्ट इशारा कर रही है कि महाविकास आघाड़ी में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है और ज्यादातर क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के खेमे से हुई। भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बारामती की हार का एक तरीके से सियासी तौर पर बदला लिया है, क्योंकि लड़ाई माना जा रहा था अजीत पवार बनाम शरद पवार हो गई है। जब से बारामती में लोकसभा चुनाव हुआ, सुनेत्रा पवार चुनाव हारी, सुप्रिया सुले चुनाव जीती, तब से ये बात थी कि क्या शरद पवार ही असली एनसीपी है। लेकिन आज भतीजे अजीत पवार ने एक तरीके से मीठा बदला लिया है अपने चाचा से, जब अपने उम्मीदवार को चुनाव जितवा लिया और उनके समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल, जो कि चाचा की तरफ से थे, वो चुनाव हार गए हैं। लोकसभा के परिणाम अगर पहली बाजी थे जिसे महाविकास आघाड़ी ने जीता, तो दूसरी बाजी महायुति या फिर एनडीए आप कह सकते हैं, उसने आज जीत ली है। अब गेम 1-1 होकर दोनों पक्षों के बीच टाई हो गया है। अब दोनों घटकों के बीच फाइनल मुकाबला विधानसभा चुनावों में अगले 3 महीने में होगा और वो बाजी जो जीतेगा वही महाराष्ट्र का सिकंदर होगा या नया सीएम होगा। तो अब नवंबर के महीने में क्या होगा वो तय करेगा कि महाराष्ट्र का
अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनावों में अगर अघाड़ी जीतती है तो विधान परिषद के चुनावों में महायुति जीतती है। एक एक का मुकाबला है, क्या होगा उस पर आने वाले वक्त में पता चलेगा। महाराष्ट्र जो कहां क्रॉस वोटिंग हुई उसके बारे में हमको तफसील से आपको बताते हैं। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग होने का शक है और सबसे पहला नाम जिस विधायक का आ रहा है वो है ज़ीशान सिद्दीकी का। बाबा सिद्दीकी के बेटे बाबा सिद्दीकी ने अपना चुनाव, अपनी पार्टी कांग्रेस के पुराने नेता थे, कांग्रेस को छोड़ दिया था। ज़ीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस तो नहीं छोड़ी है पर वो एक तरीके से बागी माने जा रहे हैं। हालांकि ज़ीशान का आज कहना है कि कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो जो शक कर रहे हैं शायद उन्होंने क्रॉस वोटिंग की होगी, क्योंकि खुद ज़ीशान ये मानने से तैयार नहीं है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है। हमने कहा था, विश्वास था कि पूरे 9 के 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था कि ये चमत्कार होगा, ये होगा। अभी चमत्कार होगा है, चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। दरअसल पिछले महीने जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो कहा गया कि महायुति के तीनों बड़े नेता जो हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, इनके बीच आपस में सामंजस्य नहीं हो पाया, वर्कर्स के बीच में नहीं हो पाया। इसीलिए वहां पर महाविकास अघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया और युति ने खराब प्रदर्शन किया था। लेकिन आज जब चुनाव जीत गए तो ये माना जा रहा है कि जीत दरअसल अजीत पवार ने शरद पवार पर हासिल की है और इसका पूरा श्रेय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की उस जोड़ी को जाता है जिन्होंने इस पूरी जीत को प्लान किया। अजीत पवार का क्या बयान आया है वो भी आज आपको जरूर सुनना चाहिए। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं और सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चुनाव जब रहता है तो एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता। अपना काम करने का, विकास करने का और विकास के रास्ते से आगे जाने का। सभी विधायकों को साथ में रखना है सबसे बड़ा चुनौती। नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं, ये पहला चुनाव नहीं। आप देखो 2 साल पहले जो चुनाव था तब हम सब एक थे, पूरी राष्ट्रवादी एक थी, तब भी हम ट्राइडन में रुके थे, आपको पता है क्या? तो सुना हमने अजीत पवार को। अजीत पवार के साथ में फ्रेम में बाबा सिद्दीकी दिखाई दे रहे थे। बाबा सिद्दीकी, ज़ीशान सिद्दीकी जो कांग्रेस के एमएलए हैं, अभी भी कांग्रेस में है, पार्टी छोड़ी नहीं है, उनके फादर हैं, उनके पिता हैं। ज़ीशान सिद्दीकी पर सबसे अधिक शक है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग पक्का की होगी क्योंकि पिता पहले ही विरोधी खेमे में जा चुके हैं। सुनते हैं ज़ीशान का क्या बचाव है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की या नहीं की। विधान परिषद की 11 सीटों का चुनाव परिणाम आ चुका है और उसमें महायुति 9 सीटें अपनी जीत चुकी है और आरोप ये लगा है कि कांग्रेस में ही क्रॉस वोटिंग हुई है और शक जो जा रहा है वो है ज़ीशान सिद्दीकी पे, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। सर, सीधा आप पे ही एक शक जा रहा है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं आप शामिल हैं, तो क्या कहेंगे पहले? देखिए, अगर एक उंगली मुझ पे उठती है तो 4 उंगलियां उन खुद पे भी उठती है। आलोचना करना आसान है, कुछ भी प्रूव करना डिफिकल्ट है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा हमने वही चीज़ की है। कल की मीटिंग के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, फिर भी हम इधर आए, सुबह कांग्रेस की पार्टी में गए, जो उन्होंने पर्ची दी उस हिसाब से हमने वोट भी डाला। पर अगर इसके बाद भी अगर हमें पता चलता है कि 8 या 10 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की जो कैंडिडेट है स्वर्गीय राजीव सातव जी की वाइफ डॉक्टर प्रज्ञा सातव, वो जीती है और उसकी बधाई मैं पूरी पार्टी को देना चाहूँगा। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में 7 हुई है, जिस चलिए आपके ऊपर तो शक हो रहा है, लेकिन
क्या ऐसे और भी लोग हैं जो कांग्रेस की कार्य पद्धति से नाराज हैं? देखिए, अगर आप बोल रहे हो तो 7 लोग हैं, तो 7 अलग अलग लोग हैं। मुझे तो जानकारी मिली है कि और लोग हैं, तो जो शक कर रहे हैं शायद से उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की हो, क्या पता, गुप्त मतदान है ना। तो जो जिस पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं वो खुद भी कुछ गलत कर रहे होंगे, क्या पता। तो आप अभी कांग्रेस में हैं या नहीं? क्या अभी तो कांग्रेस में हूँ, आगे का देखेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस में ही इस विधान परिषद में चुनाव में वोट क्रॉस वोटिंग हुई है, शक 7 लोगों पे है, उसमें से एक नाम जिशान सिद्दीकी का है। लेकिन जिशान सिद्दीकी का कहना है कि कांग्रेस को अपनी कार्य पद्धति पहले सुधारनी चाहिए, जो आरोप लगा रहे हैं पहले उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और इन नतीजों के बाद मेरे सहयोगी सुनील सिंह, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे अभी, उन्हीं सुनील सिंह ने एक बार फिर एक नेता पकड़ा जो कि गिरीश महाजन है, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के बड़े प्रवक्ता हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं इस बड़ी जीत पर। सर, विधान परिषद का चुनाव संपन्न हुआ है और बीजेपी के सभी उम्मीदवार जीतते दिखाई पड़ रहे हैं। 12 उम्मीदवार खड़े थे, उसमें से 11 उम्मीदवार को चुन के आना था। एक उम्मीदवार जाता था जिसने पर्ची भर के रखी थी। शरद पवार जी ने जयंत पाटिल उनको भी खड़ा किया था, शेकाप के उनको समर्थन दिया था और बहुत कंपटीशन इस चुनाव में था। तो कौन जीतेगा, शुरू से कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी के लोग फूटेंगे, कोई कहते थे शिंदे गुट के फूटेंगे, ठाकरे गट को देंगे, कोई कहते थे अजिंदारा गुट के MLA शरद पवार गुट में जाएंगे, उनको वोटिंग करेंगे। लेकिन नतीजा आने के बाद आपने देखा है कि कोई किसी के मत हमारे कम तो नहीं हुए, लेकिन हमारे मत बड़ी संख्या में बढ़े हुए हैं, बड़ी संख्या में। मतलब जो कम वोट हुए वो कांग्रेस के हुए समझो, या शिंदे गट के हुए, अपना ठाकरे गट के हुए, या फिर पवार गुट के फूटे हुए हैं। हमारी संख्या जितनी थी उससे भी ज़्यादा वोट हमें यहाँ पर मिले हैं और यहाँ 9 के 9 जो कैंडिडेट है वो हमारे महायुति के यहाँ पर चुन के आ रहे हैं। अभी देखेंगे, थोड़ा सेकंड प्रेफरेंस का वोटिंग आखिरी में चलेगा, लेकिन मुझे लगता है जो हम लोग प्रथम दर्शी जो देख रहे हैं उसमें 9 के 9 उम्मीदवार ये महायुति के चुनकर आएंगे। तो महायुति के 9 थे, 9 के 9 जीत गए और दूसरी तरफ के 3 थे, उनमें से 2 ही जीते। इसीलिए कहा गया कि 12 में से 11 चुने जाने थे, एक को बाहर होना था। तो जो बाहर हुआ वो महाविकास आघाड़ी का है और वो व्यक्ति बाहर हुआ जिसको शरद पवार ने खुलकर समर्थन का ऐलान किया था। मेरे साथ 3 इनफैक्ट खास मेहमान है। महेश तपासे साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं शरद पवार गुट के, NCP के। बृजबन श्रीवास्तव जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं NCP अजीत पवार गुट के, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे साहब हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी इस चर्चा में हमारे साथ रौनक भी जुड़ रहे हैं। हम रौनक के पास पहले चलते हैं, ताज़ा अपडेट लेते हैं और फिर मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं। रौनक, मेरा सवाल सीधा आपसे ये है, आज की हेडलाइन में ये बार बार कहा गया कि भतीजे ने बाजी मार ली और चाचा चुनाव हार गए। ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्यों ये अजीत पवार की बड़ी जीत है और शरद पवार की बड़ी हार है? जी देखिए सुमित जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी की एक मशहूर कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। कुछ इसी तरह की स्थिति इस विधान परिषद चुनाव में देखने को मिली। पर्याप्त मतों की संख्या ना होने के बावजूद भी महाविकास आघाड़ी ने अपना तीसरा कैंडिडेट उतारा। उनको ये विश्वास था कि उनको कहीं ना कहीं मदद होगी, लेकिन वैसा होता हुआ नहीं दिखा। और न केवल कांग्रेस में, आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूँ, न केवल कांग्रेस बल्कि शिवसेना UBT पार्टी के भी कुछ वोट जो है वो फूटे हैं। और जिस तरह की जानकारी मिल रही, क्योंकि जो कैलकुलेशन मिलिंद नार्वेकर के लिए किया गया था कि वो पहले प्रेफरेंस के वोट में ही अपनी जीत हासिल करेंगे या फिर अपने 23 वोटों का जो कोटा है वो पूरा करेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर की टेक अवेज कम शब्दों में अगर आप बता सके तो क्या वो की टेक अवेज है इस चुनाव को लेकर? देखिए, की टेक अवे ये है कि महायुति में NDA की जिस तरह से हार हुई थी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद, जो डिमोरलाइज फील कर रही थी, उसके बाद इस जीत ने एक नई ऊर्जा का संचार किया है, एक तरह से वापस से मोरल बूस्टिंग का काम किया है। दूसरी बात कि देवेंद्र फडणवीस, जिनकी प्रोफाइल काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, फिर से एक बार जो है वो एक नायक के तौर पर उभरे हैं। तीसरी अहम बात यह कि शरद पवार को जो है एक सेटबैक लगा है, शरद पवार को झटका लगा है, क्योंकि इससे पहले ये चर्चा हो रही थी कि शायद शरद पवार जो है वो सेंधमारी करेंगे अजीत पवार के खेमे में और अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनका समर्थित उम्मीदवार हार गया। और चौथा टेक अवे ये है कि पंकजा मुंडे जो कि हार गई थी लोकसभा चुनाव, इसके पहले विधानसभा चुनाव भी हारी थी, उनका एक तरह से राजनीति में पुनर्वसन हो गया है। और सबसे अहम बात क्रॉस वोटिंग की है, फिर से एक बार कांग्रेसियों ने क्रॉस वोटिंग की है, कांग्रेस के विधायकों ने। अब से 2 साल पहले भी जब विधान परिषद के चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और तब उनका अपना उम्मीदवार हार
हार गया था। इस बार तो उनका उम्मीदवार जीत गया है, गठबंधन का उम्मीदवार हारा है, लेकिन तब चंद्रकांत खंडोरे जो कांग्रेस के अपने उम्मीदवार थे वो क्रॉस वोटिंग की वजह से हार गए थे। किंग मेकर कौन है? किंग मेकर कौन है? किंग मेकर सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि पूरी रणनीति उन्होंने ही बनाई थी, किस पैटर्न पे वोट करना है, किस तरह से वोट डाले जाने हैं, कौन फर्स्ट प्रेफरेंस पे होगा, कौन सेकंड प्रेफरेंस पे होगा, ये सारी क्लास देवेंद्र फडणवीस ने ली थी और उन्हीं की रणनीति के आधार पर ये जीत हुई। सुमित जी, जैसा आपने सवाल पूछा था उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं कि चाचा और भतीजे के बीच की लड़ाई इसलिए देखी जा रही थी, दरअसल ये उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद कई विधायक जो है अजीत पवार के साथ जिन्होंने बगावत की थी वे शरद पवार के संपर्क में है और वो कहीं ना कहीं शरद पवार की बात मानेंगे और इस चुनाव में साथ देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। और इसीलिए एक क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा रौनक, एक क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा आपसे। बारामती में सुनेत्रा पवार हार गई थी, सुप्रिया सुले जीत गई, तो आज हम ये कह सकते हैं कि बारामती की हार का अजीत पवार ने एक मीठा बदला लिया है। इज इट राइट? जी देखिए बारामती की हार से तो इसको बिल्कुल नहीं जोड़ के देखा जा सकता, क्योंकि वो एक बड़ा क्वांटम का लोकसभा चुनाव था और वहां पर निश्चित तौर पर अभी भी अजीत पवार को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जिस बारामती विधानसभा से अजीत पवार जीतकर आते हैं लोकसभा चुनाव में, वहीं पर वो पिछड़ गए, तो वहां पर वो गणित एकदम अलग है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को जिस तरह से झटका लगा था, वो जो मोराल डाउन हुआ था, इस चुनाव ने मोराल बूस्ट कर दिया और विधानसभा चुनाव में दोनों खेमे बहुत ही दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। जी चलिए, मेरे साथ मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं। राजनीतिक महेश तपासे साहब हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव और विजय चोरमले साहब हैं। महेश तपासे, मेरा पहली प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। चोरमले साहब, मैं आता हूं आपकी इजाजत से। क्या कहां गड़बड़ हो गई? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि आने वाली विधानसभा के पहले ये महायुति गठबंधन की पहली आखिरी जीत है कि महाराष्ट्र, ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है लोगों का, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है और यहाँ पे विधायक मतदान कर रहे हैं। अब विधानसभा का सत्र आखिरी दिन था, आने वाला सत्र दिसंबर महीने में होगा, नई सरकार के विधायकों का वो सत्र होने वाला है। तो इस बीच में अगर एक पार्टी जिसके पास एक सांसद है जब अपनी इमेज मेकओवर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्चा कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो आप मान रहे हैं 200 करोड़ में आपके साथी टूटे हैं, आपके विधायक टूटे हैं, उनको खरीदा गया है? आपके विधायक क्या कितने कमजोर है, पैसे में बिक जाते हैं? मैंने आपको कहा जो पार्टी 200 करोड़ अपनी इमेज मेकओवर के लिए कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। और इसी प्रकार से पिछले साल भी हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारी सरकार को तोड़ा गया, हमारे लोगों में से हुई है। तपासे साहब, क्रॉस वोटिंग जबरदस्त तरीके से हुई है पूरी की पूरी अघाड़ी में। अवस्थी साहब, मैं वही कह रहा हूँ, अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो क्रॉस वोटिंग किसने करवाई? 11 लोग चुन के आने वाले थे वहां पे, नार्वेकर जी और अभी लास्ट में फिर जयंत पाटिल जी। और जयंत पाटिल जी कोई एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट अकेले नहीं थे, महाविकास अलायंस के कैंडिडेट थे, उनको कांग्रेस की भी वोटिंग थी। उनको मैं आता हूँ, आप सिग्नल का इशू आ रहा है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, बीते एक महीने में ऐसा क्या किया महायुति ने कि अचानक से आप लोग पूरे जुड़े हुए दिखने लगे? जो बिखरे हुए लोकसभा चुनाव में दिख रहे थे, आज सब एक साथ आ गए, क्योंकि ये विधायक थे इसलिए जोड़ना आसान रहा। जो कि बात तपासे साहब कह रहे हैं कि ये पब्लिक का चुनाव नहीं था, ये विधायकों के बीच का चुनाव था। सुमित भाई, महायुति का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं था। और मैं आज सबसे पहले तो जो हमारे 9 प्रत्याशी चुनाव जीत के आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं अजीत पवार को खासतौर से बधाई देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवाजीराव गर्जे साहब को उन्होंने जो इस मौका दिया, इसकी आशा हम लोग सालों से करते थे। मैं सोचता हूँ शायद 5-6 बार आया कि उनको एमएलसी में जाना चाहिए था, लेकिन मौका नहीं मिला। तो आदरणीय अजीत पवार ने एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता को ये मौका दिया जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे, इसको हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जहां तक बात हम लोगों के आपसी संबंधों की है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो पार्टी के तीनों नेता हैं, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय अजीत पवार साहब, इन तीनों की जो ट्यूनिंग है, इन दोनों का जो केमिस्ट्री है, वो बहुत बेहतर है। नहीं, श्रीवास्तव साहब, जब पब्लिक के बीच गए थे लोकसभा चुनावों में, तब क्यों नहीं ट्यूनिंग दिखाई दी थी? देखिए, वो मैं ये नहीं कहता कि वो जो चुनाव का परिणाम आया उसको हम लोग नकार नहीं रहे,
लेकिन ये बात भी सच तो आप है मान रहे हैं कि कि बहुत तब सारे ट्यूनिंग ऐसे नहीं उसमें थी और मुद्दे अब ट्यूनिंग बेहतर की है, बीते एक महीने में आपने अपनी नहीं, गलती से सीखा ना है। ट्यूनिंग ट्यूनिंग पूरी थी, उस समय भी ट्यूनिंग थी, लेकिन उस समय के जो मुद्दे थे वो राष्ट्रीय मुद्दे थे। यहाँ पे जैसा अभी महेश भाई ने भी कहा कि यहाँ पे जो निर्वाचन होता है ये विधायकों के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर जो हमारे विधायकों की बात चल रही थी अभी जब से हम ये परिणाम आए थे लोकसभा के, उसके बाद से लगातार ये बात चलने लगी थी कि विजय कोई विधायक चोरमरे साहब इधर जा मेरे रहे हैं, साथ कोई उधर हैं, जा रहे हैं। मेरे हम साथ लोगों हैं, ने मैं आता हूं लगातार इस तपासे बात का साहब और खंडन श्रीवास्तव किया जी। था। विजय जी, ये एक तरीके से दोनों प्रवक्ताओं ने एक्सेप्ट कर लिया कि क्योंकि ये चुनाव विधायकों के बीच होना था तो इसीलिए इसको ऐसा हो गया। क्या मेरा सवाल आपसे ये, मैं आपसे फ्यूचर लुकिंग सवाल करना चाहता हूं, 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या जनता के बीच भी मोमेंटम ऐसा होगा कि महायुति भारी पड़ जाएगी अघाड़ी पे, जो कि लोकसभा में नहीं थी? सुमित जी देखिए, लोकसभा में मिली करारी हार के बाद विधानसभा चुनाव का सामना करने के लिए महायुति के लिए एक बूस्ट मिल गया इस इलेक्शन से। इससे ज्यादा कोई इसका मतलब नहीं है। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस ऐसे इलेक्शन में बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है। 2 साल पहले ही जब अजित पवार यानी कि एनसीपी के साथ थे, कांग्रेस एनसीपी एक थी, अजित पवार अलग गुट में जो महाविकास आघाड़ी में थे, तब भी जो राज्यसभा इलेक्शन हुई थी और विधान परिषद इलेक्शन हुई थी, उस दोनों इलेक्शन में आंकड़े महाविकास आघाड़ी के ज्यादा होने के बावजूद भी दोनों इलेक्शन महायुति ने जीती थी, बीजेपी ने जीती थी। ऐसे इलेक्शन में फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जी की जो फ्लोर मैनेजमेंट होते हैं वो बहुत अच्छे होती है। महाविकास आघाड़ी उसमें ज्यादा कष्ट नहीं करते, इसलिए इस चुनाव में कोई अलग निकाल जो अलग कोई रिजल्ट नहीं दिख सकता था। दूसरी बात है, विजय हाँ, जी, पहली वाली बाजी लोकसभा में जीत गई अघाड़ी, दूसरी वाली बाजी अभी परिषद के चुनाव में जीत गई युति, अब तीसरी बाजी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जहां पर असली मैच है जो कि फाइनल है, वो 2-1 किसके खेमे में है? कौन तय करेगा? वो विधायक? नहीं, जो इस इलेक्शन एक बारीकी आपको बता देना चाहता हूँ। जी। इस इलेक्शन में 2 उम्मीदवार खड़े का ऐलान महाविकास आघाड़ी की तरफ से हुआ था। पहले कांग्रेस की रजनी सातव, दूसरे जो एनसीपी पुरस्कृत जो पीडब्ल्यूडी पार्टी के जयंत पाटिल। शिवसेना ने तीसरा उम्मीदवार उतारा मिलिंद नार्वेकर के रूप में। देखो, महाविकास आघाड़ी के 2 उम्मीदवार थे, ये महाविकास आघाड़ी के अंदरूनी कलह की बात है। जो जयंत पाटिल है पीडब्ल्यूडी पार्टी के, उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार थे, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट के अनंत गीते, उनका काम नहीं किया था। जो अजित पार्टी गुट के उम्मीदवार थे सुनील तटकरे, उनका काम उन्होंने किया था। उसकी नाराजगी उद्धव ठाकरे के मन में थी, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने आखिरी समय में मिलिंद नार्वेकर को मैदान में उतारा और उसकी वजह से जयंत पाटिल की हार हो गई। ये महाविकास आघाड़ी की अंदरूनी कलह का मामला है, ये महायुति ने इनको नहीं हराया है। और बड़ी बात आप कह रहे हैं चौधरी साहब, ये आपने इंपॉर्टेंट बात की है, देश के तमाम दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि महाविकास आघाड़ी में आपस में फूट थी और जिस तरीके से शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंचों पर दिखाई देते हैं, वो दरअसल इस बार जयंत पाटिल को लेकर दोनों के बीच तनाव था, दोनों के बीच खींचतान थी, इसी में जयंत पाटिल हार गए। एम आई राइट? हाँ, सही, यही बात सही है। और तीसरी और एक बात बताता हूँ, जयंत पाटिल शरद पवार के उम्मीदवार नहीं थे। शरद पवार जी ने उन्हें अपने खेमे के 14 वोट देने का वादा किया था, बाकी वोट उनको खुद जुटाने थे, वो जुटा नहीं सके। ऐसा मामला है, क्योंकि ये जो शरद पवार की हार, मुझे ऐसा नहीं लगता। शरद पवार ने सिर्फ अपने जो 14 वोट देने के वादा किया था, मगर उसमें से भी 2-3 फूट गए होंगे, क्योंकि उन्हें जयंत पाटिल को 12 वोट मिले हैं। शुक्रिया अदा करूंगा महेश तपासे, बृजमोहन श्रीवास्तव, विजय चोरमारे साहब का इस छोटी लेकिन प्रिसाइज बातचीत के लिए कि क्या दरअसल हुआ है महाराष्ट्र के इन विधान परिषद चुनावों में, इसका कितना फायदा विधानसभा में मिलेगा महायुति को, ये तो जब चुनाव में हम जाएंगे विधानसभा में अब से 3 महीने के बाद, तब साफ हो पाएगा कि अघाड़ी भारी है या युति भारी। लेकिन आज का दिन तो महायुति का रहा, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार का रहा। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि पिछले 5 महीनों में एक अहम हाईवे बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है? इसलिए नहीं क्योंकि उसकी मरम्मत की जा रही है या फिर उस पर कोई समस्या है, बल्कि सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि वहां पर हरियाणा पुलिस ने अपनी बैरिकेड्स लगा रखे हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा के बीच के शंभू बॉर्डर की, जिसे खोलने के लिए पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया और अब तो
सुप्रीम कोर्ट तक ने आज आदेश दे दिया है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। बहुत से लोगों को नाम तो याद आ रहा होगा, लेकिन उनके स्मृति पटल को ताज़ा कर देते हैं। शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन के समय सुर्खियों में आया था। तब पंजाब से दिल्ली आ रहे किसानों को शंभू बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया था। गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर वो बॉर्डर हैं जो हरियाणा को, यूपी को दिल्ली से जोड़ते हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर वो बॉर्डर है जो पंजाब को हरियाणा से जोड़ता है, यानी दिल्ली से, जो कि दूर था। लेकिन इन तीनों बॉर्डर पर किसानों को रोका गया था वहां की स्थानीय प्रशासन के द्वारा। किसानों ने महीनों इन बॉर्डर पर डटकर अपना आंदोलन चलाया। वहां पर किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें भी आईं। किसान कई दिनों तक इन बॉर्डर्स पर डेरा डाले रहे किसान आंदोलन के दिनों में। इसी बीच सरकार ने किसानों के साथ बातचीत की कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं बन पाई थी। किसान कानूनों को हटाने की अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, डटे रहे थे। प्रदर्शन के दौरान 22 साल के किसान की शंभू बॉर्डर पर मौत भी हुई थी। इस मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट ने SIT बनाने का आदेश दिया। इसके बाद किसानों ने और बड़े आंदोलन की घोषणा की। आंदोलन पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को काबू करने का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे को बंद कर दिया था। और तब से लेकर अब तक, जबकि किसान आंदोलन चल भी नहीं रहा है, किसानों ने आंदोलन बहुत पहले वापस ले लिया, लेकिन तब से लेकर अब तक वहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बॉर्डर सील है। और आज गाज अगर किसी पर गिर रही है तो वह यात्रियों पर, जो उस बॉर्डर से आवाजाही करते हैं, आने जाने में जिनको बहुत लंबा रूट लेकर जाना पड़ रहा है। और इसी वजह से मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि ये बैरिकेड्स हटने चाहिए, तब भी राज्य सरकार ने नहीं खोला। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई उस फैसले के खिलाफ में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई बॉर्डर तो खोलने पड़ेंगे। अब जबकि किसान कहीं प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी महीनों तक शंभू बॉर्डर बंद रखना कहाँ का इंसाफ है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने दखल देकर कहा था कि बॉर्डर खोल दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार शंभू बॉर्डर खोलने के मूड में नहीं थी और वो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वही आया है, हाईकोर्ट वाला, कि बॉर्डर खोल दिया जाए, बैरिकेड हटा दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल पूछा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है। राज्य सरकार का काम है कि वो यातायात को नियंत्रित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉर्डर को खुला रखा जाए और उसे नियंत्रित भी किया जाए। राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। किसान भी नागरिक है, उन्हें भोजन दे, अच्छी चिकित्सा सुविधा दे, ये सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नसीहत दी है। वो आएंगे, नारे लगाएंगे और चले भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है राज्य सरकार को। इस मामले की जो कुछ आज कोर्ट में हुआ, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर राज्य सरकार को, हरियाणा सरकार को फटकार लगी है, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बता रहे मेरे सहयोगी आशीष भार्गव, जिन्होंने इसको अपनी आंखों से देखा। किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर नाराजगी जाहिर की है, उसको फटकार लगाई है, उसको नसीहत दी है और कहा है कि किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए वो हाईवे को जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच है, उन्होंने साफ तौर पर हरियाणा सरकार को कहा कि आप रास्ता क्यों रोकना चाहते हैं। सरकार का काम रास्ता रोकना नहीं है, सरकार का काम ट्रैफिक को, यातायात को सुचारू चलाना है और इसके साथ साथ वहाँ पर यातायात को खोले रखना भी है और उसको नियंत्रित करना भी है। बेंच ने हैरानी जताई कि आखिरकार हरियाणा सरकार, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बेंच का जो फैसला है, हाई कोर्ट का जो फैसला है, वो उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में क्यों देना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जो किसान हैं वो भारत के नागरिक हैं, वो आएंगे, नारेबाजी करेंगे और चले जाएंगे। उनके लिए सरकार को इंतज़ाम करना चाहिए, ना कि उनके लिए सड़क पूरे रास्ते को रोक दिया जाए। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार, दरअसल एक हरियाणा सरकार ने चुनौती दी थी, एक जो 22 साल का एक युवक जिसकी मौत हो गई थी, हाई कोर्ट ने उसकी नैक जांच के आदेश दिए थे। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर आदेश लगाने से इनकार कर दिया था। उसी सुनवाई में हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने हाईवे के रास्ता ब्लॉकेज खोलने की आदेश दिए हैं, उसके खिलाफ भी हरियाणा सरकार उसकी अपील दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की और साफ जता दिया कि इस तरह रास्ता बंद नहीं हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सरकार इस तरह से रास्ता बंद नहीं कर सकती, यातायात के लिए रास्ता खुला होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है वो
पूरी तरह इंतज़ाम भी करना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे सूर्यकांत ने यहाँ तक हरियाणा सरकार के काउंसिल को कहा कि लगता है आप सड़क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा जी सड़क का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उन्होंने कहा तो फिर आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन को लेकर शंभू बॉर्डर जो है वो लगातार बंद रहा था, लेकिन अब जो हाईकोर्ट है उसने सख्त रूप अपनाया और हरियाणा सरकार को कहा कि वो हाईकोर्ट वो जो रास्ते हैं वो तमाम हाईवे को शंभू बॉर्डर को खोल दे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मुद्दे पर एक मत है। हरियाणा जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है उसके साथ ये रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में ये साफ आदेश में कहा था कि जो आंदोलन करना वो एक मौलिक अधिकार है इस देश में किसी भी नागरिक का, लेकिन वो कोई हाईवे या कोई रास्ते को जाम नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इससे दूसरे का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो एक बड़ा मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा हरियाणा सरकार को बता दी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो हाल ये हो गया है कि अब हाईवे से पुलिस के बैरिकेड्स हटवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है। आइए अब एक और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर। शराब घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी या अवैध, इसका फैसला अब संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का फैसला आने तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि 26 जून को सीबीआई भी उनको शराब घोटाले के एक मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। यानी दो मामले थे, एक ईडी का एक सीबीआई का। ईडी के मामले में जमानत मिली अंतरिम तौर पर, लेकिन सीबीआई का मामला अभी भी चल रहा है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। 50,000 रुपए का जमानती बॉन्ड देना होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय दिल्ली सचिवालय नहीं जा पाएंगे। आधिकारिक फाइलों पर जरूरी न हो तो हस्ताक्षर नहीं करेंगे। एलजी की मंजूरी पाने के लिए जरूरी हो तभी हस्ताक्षर करेंगे। केस में अपनी भूमिका के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे। मामले से जुड़ी किसी भी फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होनी चाहिए। अंतरिम जमानत को बड़ी बेंच वापस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए साजिश के तहत सीबीआई केस में उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको पता था, ये कहना है आम आदमी पार्टी का, कि ईडी के केस में अरविंद को जमानत मिल सकती है, इसीलिए एक नया केस सीबीआई को उन पर थोपा गया है। सुनते हैं क्या कहा आतिशी ने। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए, और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर ही सवाल उठा दिया है। दिल्ली से बीजेपी की सांसद नई नवेली बनी बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल सत्ता के मोह में सीएम की कुर्सी पर अड़े हुए हैं। बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल की जिद के कारण दिल्ली में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस पर भी तीखे वार किए। इतना जरूर कहूंगी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और एक पॉलिसी पैरालिसिस उत्पन्न हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जिद के कारण कि वो सीएम के पद से त्यागपत्र नहीं देंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक इशारा भी आ गया है, इसलिए नैतिकता पर उनको त्यागपत्र अवश्य देना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे बस एक ही मुहावरा लागू होता है, चोर चोर मौसेरे भाई। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन करा था जो जर्जर कर भुरभुरा गया जैसे ही इनका लोकसभा
चुनावों में दिल्ली में खाता तक नहीं खुला। वैसे अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि ये केस बहुत कमजोर है और अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर निकलेंगे। सर, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि केजरीवाल जी को राहत तो मिली है, लेकिन जेल से बाहर कब आएंगे? क्या क्या अड़चने और अभी हैं? अड़चने तो जितनी आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए उनसे जो लगाते हैं अड़चने। मैंने जून 2024 में जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया सीबीआई के अंतर्गत, तब इसको कहा था इंश्योरेंस अरेस्ट। ये एक इंश्योरेंस वाली गिरफ्तारी है। इंश्योरेंस क्या होता है मनोरंजन? जब एक चीज गिर जाए तो दूसरी चीज से आपको फायदा मिल जाए। तो बड़ा स्पष्ट है कि जो प्रोसिक्यूशन है और प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने समझ लिया था कि उनके तथ्य, उनके आक्षेप, उनके आरोप पीएमएलए केस में इतने कमजोर हैं कि अगर केजरीवाल को राहत मिल जाए पीएमएलए केस में, तो किसी हालत में और कुछ हो न हो, हमको राजनीतिक द्वेष के कारण उनको बाहर नहीं निकलने देना है। तो किया क्या उन्होंने? ये आपको वकील नहीं होना पड़ता समझने के लिए, बड़ा सरल है। 2022 के बीच की ये लिकर स्कैम की केस है। 2023 के बीच पहली बार 1 साल बाद सीबीआई बुलाती है, पहली बार अरविंद केजरीवाल 9 घंटे उनको इंटेरोगेट करती है। उसके बाद आज तक जून तक कुछ नहीं करती। बीच में 2 साल बाद मार्च 2024 में ईडी उनको अरेस्ट कर लेती है। वो जेल में सड़ रहे हैं, उनकी दलीलें सुन ली गई हैं, जजमेंट निर्णय उच्चतम न्यायालय का आरक्षित है। आप उनको अचानक जब वो हिरासत में हैं पीएमएलए के, तब जाके वापस उनको गिरफ्तार करते हैं सीबीआई में जून 2022 में। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो दे दी गई, लेकिन इतनी शर्तों के साथ मिली है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि सारी फाइलें वो देख नहीं सकते हैं, फाइलों को मंजूरी वो दे नहीं सकते। ऐसे में राज्य का कामकाज कैसे चल पाएगा? सवाल इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की दलील है कि ये मामला आपराधिक नहीं राजनीतिक है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ना जायज नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का तर्क है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हार जीत तो होती रहती है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचना चाहिए। दरअसल बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने गुरुवार को लुटियंस दिल्ली में 28 तुगलक क्रिसेंट स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया। वो चुनाव दरअसल हार गई थी। सरकारी बंगला खाली किए जाने के बाद से ही उनको सोशल मीडिया पर कुछ लोग बदनाम करने के लिए उनके लिए आपत्तिजनक शब्द लिख रहे थे, उनको ट्रोल कर रहे थे। स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से दूसरी बार लोकसभा चुनाव इस बार लड़ा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस के एक नेता जो कि पहली बार चुनाव लड़े अमेठी में किशोरी लाल शर्मा, उन्होंने चुनाव हरा दिया। 1.5 लाख का वोटों का अंतर भी रहा। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसको आपको दिखा देते हैं। उन्होंने एक्स पर आज पोस्ट किया, जीवन में हार जीत तो होती रहती है, सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। इस बीच राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अब तक का सबसे कपट से भरा संदेश है। भेड़ियों के झुंड की तरह कांग्रेसी नेताओं को उस महिला के पीछे छोड़ने के बाद जिसने उनको अमेठी में हराकर उनके अहंकार को चूर चूर किया, ऐसा बयान दिया गया है। ये बकवास उस तथ्य को नकार नहीं सकती कि स्मृति ईरानी ने बालक बुद्धि को अमेठी छोड़ने पर मजबूर किया था। पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब पुणे सिटी ट्रैफिक पुलिस ने दिया है उनको नोटिस। पूजा की गाड़ी पर ट्रैफिक नियम तोड़ने की भी कई शिकायतें दर्ज हैं। हजारों रुपए का जुर्माना भरना पड़ा है पूजा को। पूजा के खिलाफ नवी मुंबई पुलिस ने भी गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है।
आईएएस प्रोबेशनर डॉक्टर पूजा खेड़कर की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ इस मामले में डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने जांच शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में इस जांच को पूरा करने के आदेश भी दिए गए हैं। अगर खेड़कर दोषी पाई जाती हैं, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। यही नहीं, अगर तथ्यों को छुपाने और गलत बयानी के आरोप सही निकलते हैं, तो उन पर आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। कमेटी फॉर्म हुई है, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड व्हाटएवर माय सबमिशन इज आई विल गिव इट टू द कमेटी। पूजा खेड़कर के मामले ने तूल पकड़ा तो पुणे ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने निजी गाड़ी पर लाल बत्ती के उपयोग और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाने के लिए नोटिस दिया है। जांच में पता चला है कि ऑडी कार एक निजी इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर है और इस गाड़ी पर यातायात नियमों के उल्लंघन की 21 शिकायतें भी है और 27,000 रूपए का जुर्माना भी भरना बाकी है। उसके ऊपर अंबर दिया लगा हुआ है और जो महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है उसका कुछ परमिशन नहीं लिया गया। ऐसे हमें जानकारी मिली है, उसी के तहकीकात के लिए हम यहाँ पे आए हैं। वो गाड़ी के ऊपर 21 चालान पेंडिंग है और 26,500 रूपये का दंड बाकी है। अब पूजा का परिवार भी विवादों के घेरे में है। आरोप है कि पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने सरकारी नौकरी में रहते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। उससे उन्होंने कई जगहों पर जमीन खरीदी थी। खेड़कर परिवार ने पुणे जिले के मुलसी तालुके में 25 एकड़ जमीन खरीदी है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी किसानों की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की। जब इन किसानों ने इसका विरोध किया तो पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर बाउंसर लेकर वहां पहुंच गई और हाथ में पिस्तौल लेकर किसानों को घबराया। हैरानी की बात यह है कि जब किसानों ने इस मामले में पोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की तो ऊपर से आए हुए दबाव के कारण पुलिस ने साधारण सी शिकायत भी दर्ज नहीं की। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ऐसा कौन है जो इस परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है और सवाल ये भी है कि क्यों पुणे पुलिस ने अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। विवादित प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ नवी मुंबई पुलिस ने भी गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूजा खेड़कर ने कथित तौर पर स्टील चोरी मामले में गिरफ्तार अपने रिश्तेदार की रिहाई के लिए नवी मुंबई पुलिस पर दबाव डाला था। उन्होंने मई में नवी मुंबई पुलिस में एक डीसीपी को फोन किया था, यानी पूजा खेड़कर पूरी तरह से गिर गई हैं। अब मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा और सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर में फिलहाल वक्त हो रहा है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे एक बहुत बड़ी कामयाबी की भारत की, जो कि केरल से आई है। अडानी पोर्ट का वहां पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस खबर को तफसील से ब्रेक के उस पर। और अब एक तमाम भारतवासियों के लिए सुखद खबर। भारत के समुद्री कारोबार के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। आज केरल के विडिनियम बंदरगाह पर आधिकारिक रूप से सैन फर्नांडो जहाज का स्वागत किया गया और इसी के साथ भारत एक ऐसे युग में प्रवेश कर गया जहां से समुद्री व्यापार के लिए बाहर के देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। केरल के विडिनियम बंदरगाह पर जब जहाज सैन फर्नांडो का स्वागत हुआ तो ये देश के लिए एक खास क्षण था। सैन फर्नांडो को सलामी के साथ ही भारत ने ये संदेश दे दिया कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिपिंग पोर्ट में से एक विडिनियम बंदरगाह अब भारत की तरक्की के लिए नया अध्याय लिखने को तैयार है। आज हम आपको आसान शब्दों में बताएंगे कि पोर्ट या बंदरगाह कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकते हैं। जलमार्ग से होने वाला कारोबार बढ़ता है तो कैसे पर्यावरण बेहतर होता है, कैसे देश के आम आदमी की जिंदगी किसी पोर्ट से प्रभावित होती है, और सबसे खास बात, विडिनियम पोर्ट पर सैन फर्नांडो का आना देश के लिए इतना अहम क्यों है। लेकिन पहले सुनिए कि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस मौके पर क्या कहा। विडिनियम पोर्ट इज ट्रूली India's first deep water international container transshipment terminal. I would also like to
congratulate Adani Port SEZ for their valuable contribution towards creating a modern port infrastructure, enabling reduction of logistic cost, saving transit time and reducing our dependency of foreign transshipment port. अदानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अदानी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 33 साल पुराना एक सपना पूरा हो गया। Today is a historic day. Today is the day that marks the end of a very long wait. Today is the day when a 33-year-old dream has finally come true for Vizhinjam, for Kerala, and for India. And also, today is a day where we fulfill our promise of delivering a world-class port to the state of Kerala and our promise to Honorable Chief Minister of commissioning this port in time. The mothership, the San Fernando, now lying in our harbor, is a symbol of a new glorious achievement in Indian maritime history. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि सैन फर्नांडो जहाज का केरल के तट पर आना एक सपना पूरा होने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो ऑन दैट हैप्पी नोट आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।